नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट के बारे में, UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। यह बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा है पिछले कुछ टाइम से। इसके बारे में आगे जानने से पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर ये क्यों आया और इसको क्यों लाना पड़ा, और ऐसे क्या प्रोविज़न है कि इसका विरोध हुआ कि यह जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो है हनन कर रहा है, यानी कि उनको रोक रहा है या उनको कम कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो UAPA एक्ट है, इसके आने से पहले जो सिचुएशन थी हमारी कंट्री के अंदर, तो 1962 के टाइम जो है इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैनिक थी, क्योंकि बाहरी ताकतों से तो लड़ना ही था, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनल जो सिचुएशंस थी, यानी कि जो इंटरनल कंडीशंस थी हमारी कंट्री के अंदर, वह भी ख़राब होने लग गई थी। क्योंकि उसी वक्त कुछ नई नई मांगें जो हैं वो उठने लगी थी। उसी का एक सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग जो एक पॉइंट था वो ये था कि जो तमिलनाडु स्टेट है वह जो है अलग देश बनाने की मांग कर रहा था, यानी कि हमारा जो देश है उससे अलग हट के वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करने की मांग कर रहा था। तब ऐसी स्थिति में हमारी गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि एक ऐसा एक्ट होना चाहिए ताकि जो इस तरीके की अनलॉफुल चीज़ें हैं या फिर हमारे देश को तोड़ने की जो चीज़ें हैं उसको रोका जा सके। तो उसके लिए उस टाइम पे ये नीड महसूस की गई और यह एक्ट लेकर आया गया, UAPA 1967। उसके बाद जब आगे चलकर इस एक्ट में कुछ ऐसी कमियां रह गई थी जो पूरी नहीं हो सकी, तो उसके लिए कई बार इसमें जो है संशोधन किए गए, 2004 में, 2008 में, 2012 में, और सबसे लेटेस्ट जो संशोधन इसमें हुआ है 2019 का, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो हम इसका जो 2004 का जो संशोधन हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने सुना होगा पोटा और टाडा एक्ट के बारे में। तो जो टाडा और पोटा एक्ट थे, यह स्पेशली इसीलिए लाए गए थे कि जो इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां हैं या जो इस तरीके की टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है रोक सकें या उनके लिए प्रिवेंशन मेजर्स हम बना सकें। तब 2004 में यह एक्ट जो पोटा एक्ट था उसको रिपील किया गया था, लेकिन उसको रिपील करने के बाद इसी एक्ट में, यानी कि जो UAPA एक्ट था, इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस किए गए जो पोटा में थे। तो उस वजह से उसकी कमी को इन्होंने UAPA में चेंजेस करके हमारी सरकार ने वापस से उसमें ऐसा कर दिया था कि उसकी कमी महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन आगे चलकर जब 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ, तब हमको फिर से ये लगा कि हमारे इस एक्ट के अंदर कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए हमारे इसमें प्रोविज़न नहीं थे। तब इसके अंदर फिर से एक संशोधन हुआ, 2012 में इसमें संशोधन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इसमें कमी रह गई थी। तब तक भी इसे यही कहा जा रहा था कि ये एक इस तरीके का एक्ट है जिसका जो है अननेसेसरी, या बोल सकते हैं आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा रही थी। कारण ये था कि इसके अंदर अगर किसी को डिटेंशन में डाल देते हैं तो उसकी कोई बेल नहीं होती, यानी कि कोई बेल अराइज नहीं होती जब तक कि वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब ऐसी स्थिति में अगर ये किसी को UAPA एक्ट लगा के अपने डाल दिया तो उसका कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि UAPA एक्ट जो है वो पहले ऑर्गेनाइजेशन पे लगता था, यानी कि कोई संगठन है, उस संगठन की विचारधारा से जो लोग चल रहे हैं उनके ऊपर लगता था। अब उसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं तो उनकी जो मेंबरशिप थी उसका इसके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है, कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है पूरे एक्ट के अंदर क्या कि किसको मेंबरशिप, यानी कि कौन उसका सदस्य माना जाएगा। उस जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन कर सकते हैं UAPA के अंदर, उसका जो सदस्य है वो कैसे देखा जाएगा कि हाँ भैया ये इसका सदस्य है। तब ऐसी स्थिति में क्या होता था कि किसी के पास अगर कुछ उससे रिलेटेड सामग्री मिल गई या उससे रिलेटेड उसके पैम्पलेट मिल गए या आपने उनकी जो मीटिंग्स होती हैं वो अटेंड कर ली, तब भी उसको क्राइम मान के उसके ऊपर UAPA लगा दिया जाता था। इसी वजह से ये देखा गया कि इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी मामले दर्ज हुए उसमें से 72% लोग जो हैं एक्विटल होकर छूट गए। तब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब ये ज़रूरत है कि इसके अंदर ये डिफ़ाइन किया जाए कि आखिर जो क्राइम है वो किस तब कब माना जाएगा और कौन सदस्य है ये कब माना जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी इशू की, लेकिन फिर भी कई हाई कोर्ट्स थी जो कभी इस चीज़ को फॉलो कर रही थी, कभी नहीं कर रही थी। तो इसी के सिलसिले में 2019 में जो अमेंडमेंट हुए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर बहस भी हुई कि उस जो 2019 की जो अमेंडमेंट्स आए हैं उनने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे उनको कहीं ना कहीं बहुत कम कर दिया है।
क्योंकि उसमें इतना प्रावधान कर दिया गया है कि अगर आप अपनी सरकार के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करते हो और अगर उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए, तब भी वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके ऊपर यूएपीए लगा दिया तो उसके बाद क्या होगा वो हम अभी देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो अमेंडमेंट के अंदर जो पहला जो पॉइंट है वो है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर यूएपीए लगता था, लेकिन अब जो है इंडिविजुअल प्लस ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। यानी कि एक सिंगल व्यक्ति भी अगर किसी चीज़ का अपोज कर रहा है जो देश के हित में नहीं है, या आप बोल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के हित में नहीं है, ये एक इससे अलग हट के बात होगी, लेकिन ऐसा होता आ रहा है। अभी हाल ही में बहुत सारी जगह पर यूएपीए का उपयोग किया गया है और जिसका बहुत सारी बड़ी पैमाने पर इसका विरोध हुआ है। कई सिविल लिबर्टी पार्टीज़ ने भी इसका विरोध किया है। तो अब आप जो है इंडिविजुअल को और ऑर्गेनाइजेशन को, दोनों को इसके अंदर एक्ट के अंदर जो है ला सकते हो, उनको आतंकवादी घोषित कर सकते हो और उसके ऊपर जो है कार्रवाई कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर जो डिटेंशन पीरियड है वो कर दिया है 180 डेज़ यानी कि 180 दिनों का। यानी कि जब किसी को डिटेंशन किया जाएगा तो वो 180 दिन तक कर सकते हैं और बिना चार्जशीट फाइल किए। और यह 180 दिन जो हैं ये बढ़ाए जा सकते हैं अगर जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो पूरी नहीं हुई है। तो यह एक तरीके की ऐसी चीज़ डाल दी गई है कि अगर समझ लीजिए अगर किसी को इसके अंतर्गत यूएपीए के अंतर्गत अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया और अगर उसको 180 दिन तक अरेस्ट रखा गया, तो जो सोशली जो एक इमेज जाएगा उस इंसान का वो यही जाएगा कि उसने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा, फिर चाहे वो अक्विटल होकर छूट जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस अमेंडमेंट की, जिसके लिए विरोध हो रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि एक तरफ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं कि हमें बोलने की आज़ादी है, जो हमारा आर्टिकल 19 है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कहीं ना कहीं हमको उसके अंदर जो है दबाया जा रहा है या कम किया जा रहा है। लेकिन ये जो कम करने वाली प्रोसेस है ये सिर्फ आज से ही नहीं हुई, यह तो जब पहला संविधान संशोधन हमारा हुआ था तभी से ये प्रोसेस चालू हो गई थी कि हमारे जो मानव अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो थे हमारे, उसको जो है कहीं ना कहीं एक कंट्रोल में लाने की जो चीज़ थी वो उसी टाइम स्टार्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें एक रीज़नेबल जो शब्द था वो जोड़ दिया था, जिसकी वजह से जो है उसके ऊपर कंट्रोल लगना चालू हो गया था। अब जब ये जो चीज़ें आई कि डिटेंशन में इतने दिन रख देंगे, तो ये दूसरा इसका पॉइंट था। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर एक फोर्थ शेड्यूल जो है, यानी कि फोर्थ शेड्यूल जो है वो जोड़ी है, अनुसूची जोड़ी है, जिसके अंदर अगर केंद्र सरकार ने किसी भी इंसान का नाम या किसी संगठन का नाम उसमें अगर प्रकाशित कर दिया तो यह माना जाएगा कि वो आतंकवादी है, क्योंकि उसके अंदर अगर प्रकाशित हो गया, उसमें जुड़ गया, तो उसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, यह समझा जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक और व्यवस्था दी गई है कि अगर ये जो प्रकाशित होता है जिस दिनांक से, उस दिनांक से 45 दिन के अंदर जो व्यक्ति है या जो संगठन है, अगर वो केंद्र सरकार को अपील करता है कि यह जो है, ये आपने जो आरोप लगाए या जो घोषित किया है वो सही नहीं है, मेरे ऊपर ऐसे चार्जेस गलत हैं, अगर वो साबित कर पाता है तो केंद्र सरकार जो है उसका नाम हटा सकती है। लेकिन इस नाम को जोड़ना और नाम को हटाना जो पूरी प्रोसेस है, ये अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है कि ये किस तरीके से नाम इसमें जोड़े जाएंगे, क्या कंडीशंस होंगी, या इसमें से हटाया कैसे जाएगा, ये कुछ भी खुलासा इसमें नहीं हुआ है। ये सारी प्रोसेस केंद्र के पास है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल जो व्यू है कि अभी जो अमेंडमेंट हुए उसकी वजह से क्यों खास हो गया। तो ये 3 पॉइंट थे जिसकी वजह से यूएपीए को ज़्यादा एनलाइनमेंट जो ज़्यादा इसका हो गया है। अब इसके जो सेक्शन बेस्ड जो चीज़ें हैं उसको जो हम डिस्कस करेंगे, वो अलग से जो एक लेक्चर बनाएंगे, उसके अंदर हम इसकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। और अभी जो हमने जितना भी डिस्कस किया है इसका जो पॉइंट वाइज जो एक पीडीएफ है वो हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर पीडीएफ की लिंक हम आपको दे देंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ताकि जो हम इसका एक्ट शुरू करेंगे, जो सेक्शन बेस्ड शुरू करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि हमें ये एक्ट लाना पड़ा और इसके अंदर ये प्रावधान जोड़े गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।